दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लासों से नियोनेटल इन्फेक्शन, है ना। नियोनेटल इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं, ये किस पीरियड में होते हैं, ये अपन डिस्कस कर रहे थे। इसी डिस्कशन में अपन ने नियोनेटल इन्फेक्शन 5 प्रकार के पढ़ लिए। जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं, कॉमन नियोनेटल इन्फेक्शन, ठीक है। तो अपन ने नियोनेटल इन्फेक्शन को 3 भागों में पहले डिवाइड किया था, ठीक है। एंटीनेटल नियोनेटल इन्फेक्शन, ठीक है, इंटरनेटल इन्फेक्शन और पोस्टनेटल इन्फेक्शन, ठीक है। तो कॉमन जो होते हैं वो अपना पहला होता है ऑप्थेल्मिया नियोनेटर्मा, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। फिर अपन ने डिस्कस किया अम्बिलिकल सेप्सिस, जिसको अपन बोलते हैं ओम्फेलाइटिस, ठीक है। फिर अपन ने डिस्कस किया पायोडर्मा, ठीक है। और आज अपन डिस्कस करेंगे नियोनेटल सेप्सिस। सेप्सिस इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक, नियोनेटल सेप्सिस। नियोनेटल सेप्सिस होता क्या है, ठीक है। सेप्सिस कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, डिनोट करता है किसको, इन्फेक्शन को, संक्रमण को, ठीक है। किसमें, नियोनेटल में। नियोनेटल की एज क्या होती है, 0 से 28 दिन, ठीक है। When pathogenic bacteria gain access the blood stream, they may cause infection. जो इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में आ जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो उस इन्फेक्शन को बोलते हैं नियोनेटल सेप्सिस, ठीक है। द सिस्टमैटिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ नियोनेटर्मा आर टर्म एज नियोनेटल सेप्सिस। अगर इसको सिस्टमैटिक अपन समझने का प्रयास करें इस टर्म को, तो जो नियोनेटल के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको भी अपन बोल सकते हैं क्या, नियोनेटल सेप्सिस। तो ये अब इसकी हो गई डेफिनेशन। अब डिस्कस करते हैं कॉजेटिव एजेंट। एग्जाम में अक्सर एजेंट को लेकर क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं, ठीक है। तो नियोनेटल सेप्सिस में मुख्य रूप से 3 कॉजेटिव एजेंट होते हैं और उनके नाम ये हैं, कैलेबिसिला, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस और ई कोलाई। ये 3 मुख्य रूप से कॉजेटिव एजेंट है, ये जो क्रिएट करते हैं, क्या कहते हैं, नियोनेटल सेप्सिस, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है अपना ये कैलेबिसिला निमोनिया, मुख्य रूप से इसकी वजह से ये नियोनेटल सेप्सिस होता है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं फैक्टर, कब कब ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, किन किन कंडीशन में ये नियोनेटल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, एक 9 माह की गर्भ काल के दौरान महिला को कोई भी यूट्रस के संबंधित इन्फेक्शन होता है तो नियोनेटल इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। प्री मेच्योर एंड प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो अगर प्री मेच्योर हो जाए या पहले रप्चर हो जाए तो भी नियोनेटल सेप्सिस होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन, अगर बार बार पीवी, है ना, प्री वेजाइनल अगर करेंगे तो भी ये नियोनेटल इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस है। मैटरनल इन्फेक्शन, प्रीवियस क्लास में हम लगातार मैटरनल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लासों में भी अपन ने मैटरनल इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है कि अगर किसी महिला को 9 माह के दौरान मैटरनल इन्फेक्शन हो, है ना, जिसको अपन बोलते हैं टॉर्च, ठीक है, सिप्लिस हो गया, टक्सोमोटो हो गया, अदर में हाइप्लेक्स सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, आर का रुबेला हो गया, एच का हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, ये सारे इन्फेक्शन मैटरनल को होंगे 9 माह के दौरान, तो भी फीटल या जो नियोनेट है उसको नियोनेटल सेप्सिस होने के भी पूरे चांस है। लैक ऑफ असेप्टिक टेक्निक, डिलीवरी के दौरान असेप्टिक टेक्निक की कमी की वजह से भी नियोनेटल सेप्सिस हो सकता है,
ठीक है, बर्थ एक्सपेक्सिया, ठीक है, LBW और नियोनेटल प्रिक्स और निडल प्रिक्स, ठीक है। अगर अननेसेसरी निडल प्रिक्स होगा तो भी ये नियोनेटल सेप्सिस होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन के स्रोत कौन कौन से हैं? ये तो कंडीशन थी कि इनमें होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन होंगे तो भी ये चांस हो सकते हैं ना, जिसको हम बोलेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। एक और होता है जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इनसे भी नियोनेटल सेप्सिस हो सकता है। अगर अपन नियोनेट में इन्फ्यूजन सेल अगर इन्फेक्टेड होगा तो भी नियोनेटल इन्फेक्शन हो सकता है। आईवी सेट अगर इन्फेक्टेड होगा तो भी नियोनेटल सेप्सिस हो सकता है। फेस मास्क अगर इन्फेक्टेड होगा तो भी नियोनेटल सेप्सिस हो सकता है। फीडिंग बोतल्स, अगर गर्भवती महिला डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं करवा पाती हैं तो उसे आर्टिफिशियली फीड देने के लिए बोतल का यूज करते हैं। अगर वो बोतल इन्फेक्टेड होगी तो भी नियोनेटल सेप्सिस हो सकता है, ठीक है। कैथेटर्स, वेंटिलेटर्स, इन्फेक्टेड केयर गिवर, अगर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, केयर गिवर हैं, जो असर्टिफाइड टेक्निक का उपयोग नहीं करेगा, है ना, तो भी क्या हो सकता है, नियोनेटल सेप्सिस होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि नियोनेटल जो होता है उसकी जो एज होती है 0 से 28 दिन, उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो लो होती है। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। अब टाइप ऑफ नियोनेट सेप्सिस, टाइप ऑफ नियोनेट सेप्सिस को अपन ने दो भागों में बांटा है। अर्ली ऑनसेट नियोनेट सेप्सिस, ठीक है, बिफोर 72 आवर्स, 72 घंटों से पहले, जन्म से लगा के 72 घंटों से पहले जो इन्फेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं अपन अर्ली ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस, ठीक है। लेट ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस क्या होंगे? आफ्टर 72 आवर्स, जन्म के बाद 72 घंटों के पश्चात जो इन्फेक्शन होंगे वो होंगे लेट ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस, ठीक है। इनमें जो सेप्सिस है मुख्य रूप से 3 होते हैं कॉमन, ठीक है। पहला अपना हो गया सेप्टिसीमिया, दूसरा हो गया मेनिंजाइटिस और तीसरा हो गया अपना निमोनिया, ठीक है। ये जो 3 मुख्य जो कॉमन है इन्फेक्शन वो नियोनेट सेप्सिस को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अगर 72 घंटों से पहले हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे अर्ली ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस, 72 घंटों के बाद हो रहे हैं तो लेट ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम, ठीक है। अपन अलग अलग डिजीज का अलग अलग साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे। सेप्टिसीमिया में क्या होंगे, मेनिंजाइटिस में क्या होंगे और निमोनिया में क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं सेप्टिसीमिया में, है ना। सेप्टिसीमिया होगा तो बच्चे को अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन, है ना, टेम्परेचर लो होगा। हाइपोग्लिसीमिया, बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगा, ठीक है। पोर क्राई, वो पोर क्राई मतलब जोर से क्राई नहीं कर पाएगा, वो क्राई करने का पूरा एफर्ट ले पर वो क्राई कर नहीं पाएगा, ठीक है। वैकेंट लुक, ठीक है। डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, डायरिया, वोमिटिंग, ठीक है, लेस वेट गेन और साइनोसिस, ये मुख्य साइन एंड सिम्टम है। इसके अलावा बहुत सारे साइन सिम्टम, लेकिन ये है मुख्य रूप से, ठीक है। साइनोसिस भी हो सकता है, लेस वेट गेन मतलब जन्म के अनुसार वजन नहीं बढ़ता है, दिन के अनुसार नहीं बढ़ता है, ठीक है। डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन में डिस्टेंशन हो जाता है, ठीक है। वैकेंट लुक, उसका जो लुक है वो वैकेंट होता है और पुअर क्राई होता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं निमोनिया के साइन एंड सिम्टम। अगर किसी नियोनेटल को निमोनिया का सेप्टिसीमिया अगर हो रखा है तो उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा? फास्ट ब्रीथिंग। फास्ट ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं? ट्रेडिपिनिया, ट्रेडिपिनिया। स्लो ब्रीथिंग को ब्रेडिपिनिया, ठीक है। चेस्ट रिट्रैक्शन, ठीक है, ग्रंटिंग साउंड होगा, ठीक है, साइनोसिस होगा, इनएक्टिविटी होगी, पोर फीडिंग होगी और कफिंग होगा। अगर निमोनिया होगा तो ये सारे सिम्टम कॉमन जो मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे
फास्ट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग फास्ट होगी, चेस्ट रिट्रैक्शन होगा, ठीक है, जो स्किन है वो रिट्रैक्ट होगी, रिब्स के अंदर ग्रंटिंग साउंड होंगे, ठीक है, जिसको अपन अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें तो खड़खड़ाहट की आवाज़ आएगी, ठीक है, जब जो बेबी है जब सांस लेगा तो, ठीक है। साइनोसिस डिक्रीज और 2 होगा, ठीक है। इन एक्टिविटी, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है वो एक्टिविटी कम करेगी, है ना। पुअर फीडिंग, वो अच्छे से फीड नहीं कर पाएगा, और कफिंग और स्नीजिंग, ये मुख्य रूप से निमोनिया के अंदर साइन एंड सिम्टम होंगे। किसके? नियोनेटल सेप्सिसेमिया के। अब मेनिंजाइटिस, जिसके पीछे आईटीएस लग जाता है, वो इंडिकेट किसको करता है? इन्फेक्शन को, ठीक है। और मेनिंजाइटिस वो 3 स्कल लेयर होती हैं, उन लेयर का अगर इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। अगर ये मेनिंजाइटिस अगर ये नियोनेटल में होती हैं तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? मेनिंजाइटिस इज ऑफ्टन साइलेंट, या साइलेंट रूप से होती है पर मे बी प्रेजेंट, ये बॉडी में प्रेजेंट तो होती हैं लेकिन उसके जो साइन सिम्टम कम देखने को मिलते हैं, पर वो बॉडी में अंदर ही अंदर प्रेजेंट होती है और अपन को पता नहीं चलता है, ठीक है। हाई रिच क्राई, बेबी जोर जोर से रोएगा क्योंकि उसके जो स्कल में स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, तो पेनफुल वाली कंडीशन होगी, तो बच्चा जोर जोर से क्राई करेगा, ठीक है। फिर फीवर और इरिटेबिलिटी, ठीक है, ये जो मुख्य साइन एंड सिम्टम होंगे मेनिंजाइटिस में। डायग्नोसिस टेस्ट, और अगर ये सारे अगर साइन एंड सिम्टम मिलते हैं किसमें? नियोनेटल सेप्सिस में, तो अपन ये मुख्य रूप से डायग्नोसिस कराएंगे। ब्लड कल्चर, ठीक है, लंबार कल्चर फॉर सीएसएफ स्टडी, ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर, चेस्ट एक्सरे, ब्लड शुगर, सीरम बिलिरुबिन, सीबीसी और ईएसआर, ये मुख्य रूप से अपन डायग्नोसिस कराएंगे। क्या फाइंड आउट करने के लिए? नियोनेटल सेप्सिस, ठीक है। नियोनेटल सेप्सिस में हमने 3 कॉमन जो डिजीज अपने डिस्कस किए अभी, निमोनिया, सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस, ठीक है, तो ये अपन उनके लिए डायग्नोसिस ये कराएंगे। अब चलते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट क्या होगा इनका? कॉमन मैनेजमेंट देखते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी, है ना, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन, तीनों में अपन निमोनिया या सेप्टिसीमिया हो जाए, निमोनिया, सेप्टिसीमिया या मेनिंजाइटिस, ठीक है, तो इनमें अपन कॉमन एंटीबायोटिक देंगे एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन की डोज, ठीक है। अदर ड्रग थेरेपी में अपन डोपामाइन देंगे। अगर बेबी शॉक में है तो डोपामाइन का क्या फंक्शन है? इंक्रीज द हार्ट रेट, वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। मैनिटोल देंगे अगर नीड है तो, टू ट्रीट द इंक्रीज आईसीपी, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर लो है तो उसको इंक्रीज करने के लिए अपन क्या देंगे? मैनिटोल। ये अक्सर अपन कब देंगे? मेनिंजाइटिस वाले कंडीशन में। उसके बाद में एंटीबायोटिक थेरेपी बाद में अपन देते हैं सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर क्या क्या देना चाहिए? मेंटेनेंस ऑफ वार्म और नॉर्मल टेम्परेचर, बेबी का जो है अपन को जो टेम्परेचर है वो वार्म और नॉर्मल टेम्परेचर रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए बच्चे को। आईवी फ्लूइड देना चाहिए, ठीक है। आईवी फ्लूइड क्या? नॉर्मल सलाइन का बोलस, ठीक है, इन्फ्यूज करना चाहिए विथ 10 ml पर केजी, और उसको कब देना चाहिए? 5 से 10 मिनट के अंदर। एक 10 ml का बोलस लेना है नॉर्मल सलाइन का और पर केजी के हिसाब से, और उसको 5 से 10 मिनट के अंदर देना चाहिए, ठीक है। ऑटोथेरेपी देनी चाहिए, ठीक है। और विटामिन के नेसेसरी है इन तीनों में। 1 mg की डोज IM लगेगा वो, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्लॉटिंग, इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है क्लॉटिंग का, ठीक है। अब अपन करते हैं प्रिवेंशन। क्या करें कि ये सारे कंडीशन ये सारे हो ही नहीं, ये सारा अपने मैनेजमेंट अपन करने जरूरत पड़े ही नहीं, है ना, सारे जांच करने जरूरत पड़े नहीं, बच्चे को तकलीफ हो ही नहीं, उससे पहले पर अपन क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन से आपको 5 क्लीन प्रैक्टिस याद रखनी है। क्लीन सरफेस,
जहाँ डिलीवरी हो रही है वो सरफेस भी क्लीन होना चाहिए, जहाँ बच्चा रह रहा है वो सरफेस भी क्लीन होना चाहिए, ठीक है। क्लीन हैंड्स, डिलीवरी के दौरान हेल्थ केयर प्रोवाइडर को असेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, बाद में मदर को भी हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, और बेबी को जो रिलेटिव है वो भी अगर टच करते हैं तो उनको भी बोलना है हैंड वॉशिंग करें, ठीक है। क्लीन कोट टाइट, कोट को टाइट करना है और क्लीन करना है। जो ब्लेड यूज ले रहे हैं अम्बिलिकल कोट कटिंग में वो भी स्टेराइल होनी चाहिए, और कोट क्लेम भी स्टेराइल होनी चाहिए। तो ये पांचों जो क्लीन सरफेस हैं आपको याद रखना है। ये अगर क्लीन होंगे तो अपन को ये न्यूनेटल सेप्सिस वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। इससे अलावा और क्या है, हैंड वॉशिंग, ठीक है, वियर ग्राउंड, ठीक है, और हेड कैप, डिलीवरी के दौरान हेड कैप वियर गाउन पहनना चाहिए, हैंड वॉशिंग करनी चाहिए अच्छे से। मिनिमम हैंडलिंग ऑफ द बेबी, आप हेल्थ एजुकेशन में मदर और उसके रिलेटिव को एडवाइस करेंगे जितना हो सके बच्चे को कम हाथों में दें। जो भी मिलने आ रहे हैं हॉस्पिटल में घर पे उनको बच्चे को हाथ में कम दें ताकि इन्फेक्शन के चांस कम रहेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट, जहाँ डिलीवरी हो रही है और जो 3 दिन का वो स्टे करेगा, 1 दिन का वो स्टे करेगा, घर पे स्टे करेगा, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो होना चाहिए क्लीन, ठीक है। असेप्टिक टेक्निक, डिलीवरी के दौरान डिलीवरी के बाद जो भी प्रोसीजर बेबी के लिए होते हैं उसमें असेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए। किसको? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। उसके बाद प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को एडवाइस करनी है प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है। आइसोलेशन किसका करेंगे? बेबी को। आइसोलेशन बेबी, अगर बेबी को इन्फेक्शन है तो उसको आइसोलेट करना चाहिए, या किसी दूसरे बेबी को अगर इन्फेक्शन है तो उससे अपने बेबी को आइसोलेट करना चाहिए। मैटरनल इन्फेक्शन, फिर से अगर 9 माह के दौरान किसी गर्भवती महिला को टॉर्च सारे अगर इन्फेक्शन होए तो उसी 9 महीने के दौरान वो इन्फेक्शन का अपन को ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि वो जन्म के बाद वो इन्फेक्शन बच्चों को नहीं हो। तो ये अपन को आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद इम्यूनाइजेशन भी करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब गर्भवती महिला 9 माह का जो पीरियड बिता रही है उस समय गर्भवती महिला को इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। उसके बाद अगर बच्चा जैसे जन्म लेता है तो उसको विटामिन के का, ठीक है, और उसकी जो डोज होती है ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी, इनका अपन को 24 घंटे के अंदर इम्यूनाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा अपन को प्रिवेंशन करने जरूरी है ताकि न्यूनेटल सेप्सिस नहीं हो, ठीक है। धन्यवाद। अपन अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे।